नमस्कार दोस्तों। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफी बुरा था और मुझे याद है कि सर्वेंद्र ने ये कहा था कि बुधवार के बाद से मार्केट में ज्यादा गिरावट होगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मंडे ट्यूसडे में हुई, लेकिन बुधवार से वाकई मार्केट काफी खराब हो गया और शुक्रवार आते आते अच्छी खासी करीब 2.5% की गिरावट हुई हफ्ते के दौरान और 24,000 का लेवल टूट गया नीचे, ठीक ठाक कन्विंसिंगली टूट गया। तो मुश्किल दौर में मार्केट है। फैक्टर्स बहुत सारे हो गए, क्रूड ऑयल है, बॉन्ड यील्ड है, करेंसी है, तमाम रीजंस हैं। इसके बाद भी मार्केट गिरा और कुछ जो बहुत मजबूत सेक्टर थे उनमें भी प्रेशर बना। नेक्स्ट वीक क्या ये कंटिन्यू रहेगी गिरावट या कोई बाउंस बैक हो सकता है? क्योंकि फ्राइडे को जितना डर था मार्केट उतना गिरा नहीं। क्या चार्ट कुछ संकेत दे रहे हैं या फिर वो एक नॉर्मल रूटीन में फॉल का ही सिनेरियो बना हुआ है? इसी पे बातचीत करेंगे। सरवेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सरवेन जी का स्वागत है। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपकी बात सही हुई, बुधवार से ही मार्केट ज्यादा गिरा है। पहले 2 दिन तो ठीक है, नरम था, लेकिन बुधवार से कंटिन्यूअसली एकदम जैसे ना सेलिंग मोड में था वो। क्या लग रहा है आप लोग, क्यों हुआ ऐसा? जी, बहुत-बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए कारण तो जैसे मैंने बोला ना कि इतना समय दिया है बाज़ार को, तो ये समय और मेहनत जो दी है बाज़ार को उसी के पीछे ये व्यूज़ बनते हैं। तो और भगवान की कृपा है कि मेहनत कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल सब सही चल रहा है। सो थॉट ये था उसमें कि देखिए माइथोलॉजी से यही लेके आए थे कि भाई 13वें दिन जो है महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था और वहाँ तब तक तो पांडव हार रहे थे, मतलब काफ़ी प्रेशर था उनके पास, बट वहाँ से फिर वो गेम प्लान पलटा। जब 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 अभिमन्यु का वध हुआ छल से या नॉन एथिकली वे में, एक ही आदमी के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए। तो हम्म। उसके बाद से वहाँ से युद्ध पलटा था, क्योंकि उसके बाद से फिर पांडवों ने भी रणनीति चेंज की थी। तो थॉट यही था कि वो 13वां हफ्ता है, स्टेलमेट लगा हुआ है और किसी तरह बुल्स बाजार को संभाले हुए थे। बट बहुत ज़्यादा 23,500 23 24 माफ कीजिएगा 24,300 24,500 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, बट किन्हीं कारणों से मशक्कत करके बाजार को संभाले हुए थे। बट मुझे लगता है कि जो क्रिटिकल फैक्टर्स हमने लास्ट 2-3 हफ्तों में निकाले थे कि भाई इन-इन चीज़ों से तकलीफें होंगी, वो अब बिल्कुल उजागर हो रहे हैं, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो। तो वो सारी चीज़ें उजागर हुई और कहीं सेकंड हाफ में लोगों को लगा डर। अब डर धीमे-धीमे मुझे लगता है कि बुल्स के खेमे में जाता जाएगा, जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा। आई थिंक जो पार्टी इस समय पैसा नहीं बना पा रही है, वो बुल्स ही हैं, क्योंकि वो 4-5 महीने हो गए उनके पैसे नहीं बन रहे हैं। घर से पैसा लग रहा है, कैरी भर रहे हैं। अगर एफ-एन-ओ में आपकी पोज़ीशन है, जो कि काफ़ी सारी, आई थिंक एफ-एन-ओ में भी स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स में पोज़ीशन बहुत है, और ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में इंडेक्स में भी रहती है पोज़ीशन, तो वो कैरी आप चुका रहे हैं हर महीने की। तो ये सारा कॉस्ट का बर्डन बुल्स के ऊपर ही लास्ट 3 महीनों से, साढ़े 3 महीनों से ट्रांसफर हो रहा है और अभी एक एक्सपायरी और आगे ये आने वाली है, तो 4 महीने का रोल ओवर, मतलब अगर आप 1% का भी 100 पॉइंट का भी निफ्टी में रोल ओवर पकड़ के चलें, तो 400 पॉइंट आपका रोल ओवर में लग चुका है, या 4 महीने की आपको कॉस्ट ऑफ कैरी, अगर आप कैश में खड़े हैं या आप स्टॉक लेके खड़े हैं, तो आपको लग रही है 1%, 2%, 4% जो भी है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या किस पर्टिकुलर चीज़ में खड़े हैं लेके। बट आधा परसेंट, 1% आज के डेट में आप जी। कैरी पकड़ के चलिए, क्योंकि अगर जो लोग भी एफ-एन-ओ में खड़े रहते हैं, 6 से 8%, 10% की कैरी भरते हैं। 7-8%, 7% का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो भी आप समझ लीजिए कि आप 60 पैसा हर महीने भर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तकलीफ देके जाएँगी और दे रही हैं। और 23,800 का इम्पोर्टेंट लेवल था। मुझे फ्राइडे का लास्ट का पुलबैक अच्छा नहीं लगा। थोड़ा और हम्म। खराब क्लोज़ हो सकता था, इन फेवर ऑफ बेयर्स, और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग क्लोज़ हो सकता था। बट बुल्स ने जी। लास्ट में थोड़ा-सा पुलबैक लाए, 100, 150, 200 पॉइंट, आप 150 पॉइंट नीचे से आपने रिकवर किया। वो आई थिंक काबिल तारीफ था अगेन, और ये फ्राइडे को ही बार-बार हो रहा है। सो कुछ तो ऐसा लग रहा है कि बाजार को लास्ट मोमेंट में लाके कुछ तो कोशिश लास्ट में है कि और बहुत ज़्यादा नहीं टूटे, क्योंकि बुल्स को भी मालूम है कि बियॉन्ड अ पॉइंट एक बार गेम पलट गया और अगर पैनिक सेट इन हो गया, तो फिर सँभाल नहीं पाएँगे। तो इसलिए कोशिश करते हैं फ्राइडे को बाजार को थोड़ा सँभाल देने की लास्ट में। बट अब कितने दिन ये शॉर्ट टर्म मतलब मरहम पट्टी से कितने दिन काम चलेगा मुझे नहीं मालूम। बट फिलहाल तो ये मरहम पट्टी काम नहीं आ रही। और 23,800 टूट गया है, भले ही 50 पॉइंट से या 30 पॉइंट से, जो भी टूटा तो टूटा। अगर ये हम्म। बंद थोड़ा-सा और 25,600 की तरफ, 23,600 की तरफ आता, तो मुझे थोड़ा-सा और लगता कि हाँ, एक अच्छा बंद है। बट स्टिल 23,800 टूटा है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप देखिए इनिशियल पीरियड में जब आप 23,800 के ऊपर गए तो 6 हफ्ता बिताया, 23,800 पे सपोर्ट लेते रहे। फिर 23,800 तोड़ा तो 6 हफ्ता आपने 23,800 से 23,200 में बिताया। फिर आप 23,800 के ऊपर निकल गए, तो फिर 23,800 से 24,300 आपने 5-6 हफ्ते बिताए और अब फिर आपने इसको तोड़ा है। सो अज़्यूम यही करता हूँ कि अगला 5-6 हफ्ता, एज़ लॉन्ग एज़ आप 23,800 24,000 रीगेन नहीं कर पा रहे हैं, अगला 4-5 हफ्ता नीचे ही होने वाला है, और उसमें ट्रैक्शन अगर नीचे का पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि अब बाज़ार फिर नीचे की तरफ फिसलेगा, और नीचे के दायरे तो हमको मालूम ही है कि लार्जर
इस चार्ट में जब आप देखते हैं कि लास्ट 24 महीने के हिसाब से, अगर 2 ढाई साल के हिसाब से आप देखते हैं, तो नीचे के दायरे वही हैं। 22,300, 22,100, 21,800, 21,900, वो सारे लेवल्स जो है ना, 21,800 से लेके 22,200 तक काफ़ी सारे लेवल्स हैं। आई थिंक उन एरियाज़ के आस-पास कहीं मुझे लगता है बाज़ार फिसल जाएगा, और ये वीकली कैंडल काफ़ी रेड है, काफ़ी हम्म। काफ़ी स्ट्रॉन्ग गॉट इट। वीकली नेगेटिव क्लोज़ आया है, प्योरली कैंडल बेसिस पे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि रुझान नीचे का फिसलन है। 23,500 एक राउंड फिगर है, जो मैंने कहा था कि 23,500, 23,000 वो राउंड फिगर्स भी हैं नीचे में। इमीडिएट आई थिंक 23,500 इज़ क्रूशियल फॉर मंडे। 23,500, 23,600 के नीचे अगर बंद हुआ, तो फिर आप नेक्स्ट वीक बड़ी जोर से नीचे की तरफ फिसल सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म में आप एक बार के लिए, जैसे मैंने बोला ना, इस बार फ्राइडे को बाजार को संभाला गया 23,600 के आसपास। सो जी। 23,500, 23,600 क्रूशियल है। उसके नीचे फिर कोई, मुझे लगता नहीं है कि बुल्स के पास कोई भी शॉर्ट टर्म में भी जगह बचेगी संभालने की। जी। ओके, मैं अगला सवाल पूछूं उससे पहले आप अपने लैपटॉप का फ्लैप थोड़ा सा अपनी तरफ करिए, तो आपका फ्रेम थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, हल्का सा केवल। बस 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 बस, हो जी। गया। जी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि कल हमने देखा शुक्रवार को कि डॉलर क्रूड $101 तक चला गया था, और केवल जी। 2-3 डॉलर नीचे आया, तो मार्केट ने नीचे से बड़ी अच्छी रिकवरी की। 250 पॉइंट जो निफ्टी गिरा था, वो सिर्फ 100 पॉइंट रह गया। क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ एक वो था कि जो लोग बहुत लंबा शॉर्ट लेके बैठे थे, उनको लगा कि यार पता नहीं क्या हो जाए, ट्रम्प कोई ट्वीट कर दे, तो उन्होंने शॉर्ट कवर किया है, ना कि बुल्स ने पोजीशन बनाई? ऐसा तो नहीं था ना? देखिए, वीकेंड की चिंता तो सबको रहती ही है, क्योंकि क्या हो रहा है काफ़ी हफ्तों से कि वीकेंड वीकेंड में काफ़ी सारे गैप अप, गैप डाउन हुए हैं। तो वो हम्म। एक प्रेशर तो दोनों पार्टीज़ पे रहता है, बुल्स के पास भी और बेयर्स के पास भी। और बेयर्स को लग रहा होगा, हाँ, चलो थोड़े पैसे आ रहे हैं। देखिए, इंट्रा वीक तो पैसा किसको आया? बेयर्स को। 24,300 में जिसने बेचा, उसको 23,600 तक, 700 तक कवर करने को मिला। तो येस, हम्म। आई थिंक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी इंट्रा वीक की आई होगी। लोग वीक का पैसा लेके जा रहे हैं। कारण यही है कि 14-13 हफ्ते से आप कहीं नहीं गए। 13-14 हफ्ते हो गए, आप यहीं कहीं पड़े हुए हैं, इन्हीं एरियाज़ में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो येस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का उसमें रोल डेफिनिटली रहा होगा। क्रूड, देखिए हमारा टारगेट यही था 80 पे, जब 70 भी गया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसके नीचे तो रहेगा नहीं। हमारा लॉन्ग डेटेड एवरेज हम यही पकड़ के चल रहे हैं कि ब्रेंट बहुत ज़्यादा 80 के नीचे नहीं, और 75-80 के नीचे नहीं, और डब्ल्यूटीआई बहुत ज़्यादा 70-75 के नीचे नहीं टिकेगा। तो थॉट वही था। ठीक है, एक आध हफ्ता, 1 हफ्ता शायद आप थोड़ा नीचे जाके 4-5 दिन जाके आए, बट वहाँ से बाउंस बैक देखिए कितना शार्प है। सो थॉट वही है कि क्रूड एक ऐसा एक प्ले है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने गाड़ी ऊपर की पकड़ ली है, नीचे में बाइंग आती रहेगी। बेसिस जो पहले आपके 55-60 वाले थे डब्ल्यूटीआई में, वो उठ के, जैसे मैंने बोला, 70-75 पे आ गए हैं। और जो ब्रेंट में आपका 55-60 के 60 के आसपास, 60-65 के जो लेवल्स थे, वो उठ के सपोज 75-80 पे आ गए। तो वो एक 30% तो बेस उठ ही गया है क्रूड का। मेरे दिमाग में ये कोई शक कभी रहा ही नहीं इस साल में कि क्रूड का बेस उठ के अब $25-30 ऊपर आ गया है। तो वो लॉन्ग डेटेड वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। मतलब वो आपको पूरे ग्लोबल इन्फ्लेशन का कारण तो बनेगा ही, क्योंकि क्रूड का बेस 25-30% ऊपर आ गया है। ये तो बेस्ट केस है कि अगर वहाँ रहे और उतने पे ही संभला रहे, तो 25-30%। बट वेटेड एवरेज पे मुझे लग रहा है, जिस तरह से अब ये ट्रैक्शन आया है, ये मूव आया है, और अब ये 90 को भी पकड़ लिया इसने, तो आई थिंक एक साइकोलॉजिकल मार्क था ब्रेंट का 100, तो वहाँ डेफिनिटली प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 70 से अगर आप 100, 104 पहुँच रहे हैं, और कमो एक एक ल बड़ी लिक्विड कमोडिटी में, और आपको ऑलमोस्ट 50% पैसे बन रहे हैं, 70 से 105, ₹35, 50% अगर आप गेन कर रहे हैं 2 हफ्तों में, तो डेफिनिटली आप मुनाफ़ा बाँधेंगे ना। तो आप, इतना अच्छा आपको पैसा बन रहा है, तो आप मुनाफ़ा बाँधेंगे। तो आई थिंक इसीलिए वहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग हुई। इसीलिए आपको यहाँ पे भी थोड़ी-सी लगा मुझे कि इंट्रा वीक में वो फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई, लोगों ने अपने शॉर्ट्स थोड़े बुक किए, प्रॉफिट बुक किया। क्रूड में भी वही सीन हुआ। बट क्या क्रूड का रिवर्सल हो चुका है शॉर्ट टर्म में, या मीडियम टर्म में अप ट्रेंड का? नो। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड ये जो चालू हुई है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है। मुझे लगता है ये एक छोटा-सा एक करेक्शन है, बहुत ज़्यादा 87-88 के नीचे ब्रेंट नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा 85 के नीचे, 83-85 के नीचे डब्ल्यूटीआई नहीं जाएगा, और मुझे लगता है कि इस छोटे से करेक्शन के बाद एक ये बेस बन के फिर ऊपर ही की तरफ रुझान है। सो लेट्स सी। हम्म। आई थिंक 80 पे हमने पकड़ा था कि 100 तक जाएगा, और 100 और 120 के बीच में 80 है। यूक्रेन वॉर के समय जब हम गए थे, तब भी हम इसी रेंज में 120 के आसपास गए थे, और ये अभी ईरान वाले वॉर में भी हम 120 गए। तो आई थिंक 120 इज़ द नेक्स्ट टारगेट फॉर ब्रेंट। एज़ लॉन्ग एज़ अब हम जो ये है ना, जैसे मैंने बोला कब 85, तक? 88 नहीं तोड़ते, 85, 88 नहीं तोड़ते हैं, तो ब्रेंट का टारगेट 120 है यहाँ से। जी। कब तक? कब तक? देखिए, कब तो अभी तो बहुत सारा इसमें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्रम्प साहब की ट्वीट्स हैं, ये हैं, वो हैं, जो ल डेवलपमेंट्स हैं। बट थॉट यही है कि टाइम हमारे हाथ में नहीं होता।
प्राइस एक्शन हमारे हाथ में है। मुझे लगता है कि 85-88 नहीं तोड़ेगा ब्रेंट इतनी आसानी से और 120 पहले होगा। अब चाहे 15 दिन लग जाएँ, चाहे महीना लग जाए, बट बहुत ज़्यादा वीकली क्लोज़ मुझे नहीं लगता कि ब्रेंट का 85 के नीचे आएगा और मुझे लगता है कि 85 तोड़ने के पहले एक बार 120 ये ब्रेंट करेगा। शायद 15 से 20 दिन ले, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट्स तो अब लॉजिकल वही बन के आ रहे हैं। जिस तरह का ये रिवर्सल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तो आप देखिए बस 4-5 दिन बाकी हैं, जब ये मंथ क्लोज़ हो जाएगा, आई थिंक क्रूड हम्म। का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली क्लोज़ है लास्ट मेरे ख्याल से 12 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज़ है क्रूड का, ये मंथली में। करेक्ट। प्रोवाइडेड जहाँ हमको लग रहा है वहाँ बंद हो जाए 88 के ऊपर, 85-88 के ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज़ में काउंट होगा ये और उसके बाद तो फॉलो थ्रू ऊपर का ही आएगा ऐसा मेरा मानना है। तो अगला महीना आपका अगस्त का महीना आप क्रूड में ऊपर का ही पकड़ के चलिए। विंटर सीज़न भी आ रहा है यूरोप, यूएस में, तो वो हम्म। प्ले भी हमेशा जुलाई के आस-पास से आने डिमांड भी लगता है। बढ़ेगा। तो वो आने ही वाला है। अगस्त-सितंबर की बाइंग तो आनी ही पड़ेगी और कोई ऐसा खेल नहीं है कि आपने आज सोचा और आपने आज ले लिया तो कल आपका काम हो गया। क्रूड का टैंकर आप बुक करेंगे, पहले आपको टैंकर मिलना चाहिए, उसमें 15-20 दिन लगेंगे, फिर आपका टैंकर भरेगा, उसमें 15-20 दिन लगेंगे, फिर टैंकर चलेगा, आपके डेस्टिनेशन में पहुँचेगा, 15-20 दिन, महीना उसमें लगेगा। तो क्रूड की लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में करीब 2 से 3 महीने का टाइम लाइन होता है। तो नवंबर, दिसंबर में तो कड़ाके की सर्दी पड़ने लगेगी यूरोप और यूएस में, तो उसकी तैयारी तो आज ही करनी पड़ेगी ना सर। इसीलिए आपको ये ट्रैक्शन मुझे लगता है कि दिखेगा अगले महीने में भी। ऊपर का रुझान क्रूड में दिखना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चार्ट बड़ा दिलचस्प आज बन गया मेरे लिए, क्योंकि हमारा जी, टारगेट है ईयर एंड एवरेज $95 का, और ये देखो बिल्कुल सही दिखा रहा है। इधर वाला जुलाई देखो जो इधर लिखा है, और जी। मुझे लगता है यही यही इसका लेवल है। मेरा अनुमान है कि $95 इस साल का एवरेज क्रूड प्राइस होगा। घूम फिर के वहीं पे आता हुआ ये दिखेगा। तो अरे भाई कहाँ गया आप? चलिए तीसरा चार्ट हम लोग ये देखते हैं जो हमें दिखेगा निफ्टी 500 का। जी, क्रूड हमने डिस्कस कर लिया, तो ये है 22,913 पे है निफ्टी 500। जी। ये भी चार्ट, इसकी भी वीकली कैंडल काफी मोटी सी और बड़ी सी लाल रंग की दिख रही है। जी। इसमें क्या दिख रहा है नीचे? यहाँ तो वैसे तो दोनों तरफ मोमेंटम का डीके है, हर तरफ मोमेंटम ने भी नीचे का रुझान पकड़ा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लियर कट फेलियर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी थॉट यही है कि यहाँ पे भी आपको रुझान नीचे का ही बनता हुआ दिख रहा है और लेवल्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा 23,200 के ऊपर नहीं टिक पाया है, जो कि उसका ईरान वॉर वाला जो बेरिश गैप डाउन था, उसके पास से इसमें सेलिंग आती ही रही है। लास्ट 5-6 हफ्तों में कुछ भी किया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं किया और ये वो इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पे भी नहीं गया था। 25 वाले 25 में ये ऑल टाइम हाई भी नहीं बना पाया 25 और 26 के स्टार्ट में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने बोला था ना कि एक ऑलरेडी इंटरनल रुझान हल्का-सा वीकनेस दिख ही रही थी और ब्रेथ अब धीमे-धीमे खराब ही हो रही है। जैसे हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि ब्रेथ धीमे-धीमे खराब हो रही है बाजार की ओवरऑल, तो उसका ये क्लियर कट रुझान है कि निफ्टी 500 में उतना ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा है और ये भी कहीं वीकनेस को दर्शा रहा है। तो हम्म। एक आध हफ्ता भले ही इस रेंज में रह जाए, बट यहाँ पे भी मुझे क्लियर कट वीकनेस सेट इन होती हुई दिख रही है। थॉट यही है कि नीचे में इसके लिए भी 19,500 दो 20,000 के दायरे खुले हुए हैं और अगर यहाँ से फिसला तो मुझे लगता है कि जैसे हमने निफ्टी के लिए बोला 21,800 22,300 यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 19,500 और 20,000 वाले लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है खुले हुए हैं। ग्रेजुअली धीमे-धीमे अगले कुछ हफ्तों में आने चाहिए। खाली थोड़ा-सा मोमेंटम अगले हफ्ते और पकड़ ले। इस हफ्ते जैसे मोमेंटम ने ट्रैक्शन पकड़ा है नीचे का, अगले हफ्ते भी रुझान अगर हल्का-सा ट्रैक्शन का नीचे रह गया और निफ्टी में 23,500 टूट गया और यहाँ पे अगर आपका 22,500 22,000 का लेवल टूट गया, तो आई थिंक वीकनेस आपको यहाँ पे बहुत शार्प आती हुई दिखेगी। ओवरऑल मार्केट में भी जैसे मैंने बोला ब्रेथ और सारे सेटअप्स देख के मोमेंटम के, मुझे वीकनेस ही नज़र आ रही है। तो मैं जैसे मैंने बोला ना, स्टांस चेंज करने का ये जो 12-13 हफ्ते का स्टांस लिया हुआ है, इसको चेंज करने का कोई भी कारण मुझे लास्ट 2 हफ्तों से दिख नहीं रहा है। उल्टा जैसे मैंने बोला, रुझान थोड़ा-सा और नेगेटिव की तरफ कन्फर्म होता जा रहा है। जी, ट्रू। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, हमने 500 और निफ्टी देख लिया, जी। विक्स हमारा इतना मरा पड़ा हुआ है, एकदम डाउन है, कोई वोलेटिलिटी नहीं, जबकि मार्केट इतना ऊपर नीचे हुआ भी है। अगर लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक देखें तो ऊपर भी गया और फिर पटक भी दिया उसको मार्केट। विक्स इतना नीचे, क्या ये बुल्स की साजिश थी कि बनाए रखे नीचे जिससे ऊपर जाने की वजह से, या ये बेयर्स का ट्रैप था? क्योंकि सर विक्स क्यों इतना ऑप्शन नीचे है? राइटिंग हाँ, जी, जी, जी। नहीं, ऑप्शन राइटिंग तो नेशनल पास टाइम हो गया है ना। जब आपने हाँ। सबको ज्ञान दे दिया है कि ऑप्शन देखो, राइट करो, फ्री के पैसे हैं, जब सब लोग वही कर रहे हैं,
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ओनली चेजिंग ऑप्शन राइटिंग, तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम पिटेगा ना। अगर आपको राइट करना है, जो चीज आपकी 22 में नहीं लिखी, तो आप सोचते हो चलो ना 21.5 में लिख दो। 21.5 में भी नहीं वॉल्यूम आया, नहीं बिका, तो आपने 21 में भी बेच दिया। इस समय जो नेशनल पास टाइम हो गया ना ऑप्शन राइटिंग, ये मुझे लगता है कि एक बहुत डेंजरस गेम जो है ना, वॉरेन बफे साहब बोलते हैं ना कि डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये नेशनल हॉबी हो गई ना लोगों की, ये ऑप्शन राइट करना। ऑप्शन राइटिंग जो एक गेम, मतलब एकदम से एक लोगों का रोजगार बन गया है, जबकि हो नहीं सकता, बट लॉन्ग लॉन्ग रन में, बट सब वही कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन के प्रीमियम आईवीज हमेशा पिटी रहती है कि सबको बेचना ही है। हर आदमी ने सोच लिया है कि ऑप्शन बेच के ही कमाना है, तो इसके लिए आईवीज तो हमेशा पिटी रहेंगी, और एबनॉर्मली ये एबनॉर्मेलिटी है। इतनी हम्म। सस्ती आईवीज, इतने जहाँ पे इतना बड़ा रिस्क खड़ा हो बाजार में, दुनिया में, और वहाँ पे इतनी कम आईवीज हों, उसका यही मतलब है कि सबको खाली ऑप्शन बेचना है। ठीक है? हम्म। वो उन लोगों ने अपनी एक हॉबी बना ली है, और ये एक आगे कभी तकलीफ का कारण बनेगा। ये मुझे बिल्कुल अंदर से एकदम क्लियर है, मेरा माइंड तो एकदम क्लियर है कि भई ऑप्शन राइटिंग जिस तरह से लोग ने शुरू कर दी है, जिस तरह से ऑप्शन सस्ते हो गए हैं, जितने सस्ते ऑप्शन चल रहे हैं, रिस्क हम्म। का तो एबीसीडी लोगों ने सब बेच-बाच के खा गए। मतलब लोगों को रिस्क ही नहीं लग रहा है बाजार में, और एट द मनी ऑप्शन 2-2 3-3 सौ, 4-4 सौ रुपए में 6-6 महीने आगे के बेच रहे हैं। ये तो भाई कहीं कहीं अपने आप में एक टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब है। बस यही है कि होता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि होगा नहीं। मतलब वो शेर आया वाली बात हो जाती है। लेकिन जिस दिन शेर आएगा, उस दिन बहुत तकलीफ होगी इस सिस्टम में, जितना मुझे दिख रहा है ये सेटअप। तो मे बी डेफिनिटली रेगुलेटर्स का भी इस पे ध्यान होगा, इसीलिए देखिए ना, मार्जिन्स बढ़ते रहते हैं, और आपकी फंडिंग के जितना भी ये लोगों को फंडिंगें मिल रही थी, बैंक से, ब्रोकर से, उसके ऊपर भी कर्व्स आए हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें की हैं। बट उसके बावजूद, क्योंकि लोगों ने, किसी भी आदमी को कोई काम की अगर आदत और लत लग गई है लास्ट 4-5 साल से, तो इतनी जल्दी वो छोड़ेगा नहीं ना। प्रॉब्लम वही है। ये ऑप्शन या राइटिंग की जो लत है, ये लोगों को बहुत लत छूटती नहीं है ना। लत ना छूटने का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी को लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया शानदार चीज चल रही है। तो ये बात थी निफ्टी 500 की, और अब चलते हैं अगले चार्ट की ओर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक बड़ा दिलचस्प था। देखियो, लास्ट शनिवार को आए 4 दिग्गज बैंकों के रिजल्ट, और उससे पहले शुक्रवार को सारे भाई लोगों ने जम के उसमें खरीदारी की पोजीशन बनाई। उनको लगा कि तोड़फोड़ रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आए, एक्सपेक्टेशन से कुछ के खराब आए, कुछ के अच्छे आए। तो जो रिजल्ट पे चलना चाहिए था वो आपने फ्राइडे को चला लिया, तो मंडे को तो पिटाई तय थी, तो पिटाई हो गई सबकी। रिलायंस भी फ्राइडे को चल गया था रिजल्ट से पहले ही, उनकी पिटाई हो गई। तो पूरे वीक हमने देखा फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राइवेट बैंकों की अच्छी धुलाई हुई, और खासतौर पे एचडीएफसी बैंक की, जो कि लीड करता है बैंक निफ्टी को। तो फाइनेंशियल सर्विसेज 25,909 पे खड़ा है, और बहुत बड़ी सी 1.5 फुट की लाल कैंडल बन गई है। क्या कह रहा है ये? नहीं, सबसे ज़्यादा तो बेरिश कनोटेशन या बेरिश एंगल तो यहीं से निकल के आ रहा है कि देखिए, पीस डील कितनी बार हुई, तो सेकंड टाइम वो जब वापस पीस डील हुई और ये हुआ कि हाँ, अब बस अब साइनिंग होने वाली है, उस समय मार्केट गैप अप खुला था वीकेंड पे, ठीक है? क्योंकि ये सारा गेम तो वीकेंड में ही होता है। तो वो जो गैप था, आई थिंक यही तकरीबन 25,900 से लेके एक 26,300 के बीच का एक 400 पॉइंट का वहाँ पे गैप अप खुला था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। वो आप देखिए, वो वीकली बुलिश गैप भर दिया। मतलब हम्म। आपने एक अच्छे न्यूज़ पे एक लॉन्च पैड बनाया था सपोज़, और ये तेज़ी की आपने कोशिश की थी, बोलते हैं कि हम नींव रखेंगे। बट वो तो नींव में ही सेंध लग गई ना, मतलब वो बुलिश गैप ही भर दिया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि भई ये तो बहुत एक मेरे लिए तो एक काफ़ी बेरिश सा सेटअप ये बन गया। यो गैप वीकली में भर देना, उसके उसके आस-पास उसके आस-पास आके एकदम बंद करना, उससे स्लाइटली नीचे। मुझे लगता है सबसे वीक चार्ट यही बना है। और बाज़ार के लेवल पे मैं ये मानता हूँ कि अगर फाइनेंशियल्स में मंदी है, मतलब जो आपको पैसा दे रहा है, जहाँ से पैसे का फ्लो है, अगर वहीं पे चक्का जाम हो गया है और वहीं पे अगर चोकिंग हो गई है, तो आई थिंक हम्म। पूरा मार्केट भी उसके आगे-पीछे, इर्द-गिर्द अटक जाएगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बेरिश सेटअप और मतलब जितने चार्ट अभी तक हमने देखे, मतलब इक्विटी साइड के, उसमें हम्म। सबसे नेगेटिव चार्ट मुझे यही लग रहा है। इसका मुझे लगता है रुझान नीचे का कहीं मुझे लग रहा है चालू हो गया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम्म। अभी मुझे लग रहा है कि अब बेचने के मौके यहाँ ढूँढने चाहिए, और स्टॉक्स तो हम नहीं डिस्कस करते, बट ब्रॉडली इस स्पेस में या इस इंडेक्स को आप देखें और इनमें ढूँढें आप अपने लिए कि क्या कहाँ रिस्क रिवॉर्ड्स बेचने के हैं। आई थिंक कुछ अच्छे ट्रेड्स इस पर्टिकुलर पैक में से निकल के बेचने के आएँगे, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले।
तो आई थिंक ये स्पेस एक ऐसी है जहाँ बेचने के मौके ढूँढने चाहिए और काफ़ी बेयरिश सेटअप्स यहाँ पे बने हैं मेरे हिसाब से, जिसका फॉलो थ्रू अगले कुछ हफ्तों तक चलेगा और काफ़ी बेयरिश मुझे यहाँ पे अंडरटोन दिख रही है। जी। सही कह रहे हो आप। पिछले 2-3 ग्रीन कैंडल जो मुझे दिख रहे हैं, उनकी टक्करी मतलब बड़ी भारी कैंडल बनाई है लाल वाली। यार ये मुझे लगता है ना गलती ट्रेडरों की थी। इन्होंने फ्राइडे को क्यों खरीदा इतना कि बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, खरीद लिया और मंडे को हो गई धुलाई। तो भैया अब जैसा किया तो ऐसा भरो। अच्छा फार्मा एक, हाँ ये सेक्टर पे थोड़ा मुझे समझाओ। ये तो सबसे बढ़िया राइजिंग स्टार था, इसने ही संभाल रखा था, जिसको तो छिपने की जगह यहाँ पे थी। लेकिन वीक के दौरान इसमें भी प्रेशर दिखा, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग थी। और उसके लिए ट्रंप साहब को भी शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा ट्वीट लिख दिया कि 2 साल बाद हम जेनरिक ड्रग्स पे 100% टैक्स लगाएंगे, उसके अगले साल 200% टैरिफ लगाएंगे जेनरिक में, जो भारत के लिए सबसे बड़ा बिजनेस है। तो ये चार्ट भी गड़बड़ा गया है। अब क्या कह रहा है ये चार्ट? देखिए, एटीएस का ब्रेकआउट था। लास्ट लेग की रैली हमने भी इसमें सोची थी, कॉल की थी कि भाई 26-26-500 तक जाएगा, तो पूरा 26-500 तक नहीं गया। आई थिंक 26-120 से ही कहीं अटक गया। तो ब्रेकआउट के टारगेट थे 6-7-8% का ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पे बोला था। बट लास्ट 3 हफ्तों का जो सेटअप, जो आप एकदम से आप यू गॉट चोक्ड एट 26,000, 26,000 के आसपास आप देखिए तो लास्ट तीनों हफ्तों के हाईज उसी के आसपास हैं। बाजार वहां गया, प्रोब किया, देखा बुल्स ने कि क्या ब्रेकआउट करा पाएंगे, बट नहीं, मुझे लगता है कि वहां बेयर्स तैयार बैठे थे। तो आप देखिए, ये न्यूज तो अभी अभी आया, ये न्यूज तो अभी आया, बट सेलिंग तो यहाँ 15 हफ्ते से, 15 दिन, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 हफ्ते पहले से ही चल रही है। तो 15 दिन पहले से मुझे लगता है कि मार्केट को, इनसाइडर्स को पूर्वाभास था, या मार्केट को एक सुगबगाहट थी कि ऐसा कुछ आएगा। इसीलिए आई थिंक फार्मा में एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी 2 हफ्तों से। और टारगेट्स भी ब्रेकआउट के, जैसे मैंने बोला ना, ब्रॉडली तो आ ही गए थे। 26-26-500 तक लग रहा था, तो 26-100 तक तो आ ही गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आई थिंक अप ट्रेंड मैच्योर हो गई है, और इसका अगर अब ये 26-100-200 नहीं निकाल पा रहा है, तो लॉन्ग टर्म टॉप इज इन प्लेस। मतलब इतना भी मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ कि अगर अगले 1-2 हफ्तों में 26-200, 26-500 का ब्रेकआउट यहाँ नहीं हुआ, तो इसका लॉन्ग टर्म टॉप लग चुका है। और अब यहाँ से, जैसे हमने 2024 में निफ्टी के लिए बोला था कि इसका लॉन्ग टर्म टॉप लग गया है और 2 साल लगेंगे इस हाई को निकालने में, तो अगर अगले फोर्टनाइट में ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इसका अगले 2 साल के लिए इसका टॉप लग गया है। ये मैं आज चैनल पे एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, और फार्मा में भी फिर मैं बेचने के मौके ढूंढूंगा। मैंने अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, अभी इसके हमने बायस नहीं चेंज किया है, बट अगर अगले 1-2 हफ्ते में हमको यहाँ फेलियर दिखा, तो डेफिनेटली ये भी सेल साइड के ब्रैकेट में चला जाएगा। तो लास्ट हफ्ते में हमने क्या देखा था कि जो लीडर्स हमको लगे थे कि ब्रेकआउट करेंगे, मेटल्स और कैप गुड्स, वो और फार्मा, तो अब एक-एक करके सब थकने लगे हैं। मेटल्स में लगने लगा, मेटल्स में सेलिंग आने लगी थोड़ी, कैप गुड्स भी अटकने लगा। और अब मुझे फार्मा भी लगता है कि फार्मा 1-2 हफ्ते में अगर अटक गया, तो जो लास्ट के 2-3 सेक्टर हमें लगे थे कि हेवी लिफ्टिंग करेंगे, वो खत्म हो चुके हैं। निफ्टी 500 चल नहीं रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल्स में प्रेशर ऑलरेडी है, अंडर परफॉर्मेंस भी है, नया हाई, तो ये सारा कुछ जब समीकरण जोड़ते हैं, तो अब लगता है कि अब निफ्टी को चलाएगा क्या? कुछ भी नहीं बचा है निफ्टी को चलाने के लिए। तो अब धीमे-धीमे मार्केट, मुझे लगता है कि रुझान नीचे का बनता चला जाएगा, और अब जब बुल्स इस बात को रियलाइज़ करेंगे, और बुल्स अब धीमे-धीमे टायर्ड हो रहे हैं, तो फिर मैं अपनी एक अपनी की वाक्य को दोहराऊँगा कि टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर। जिस दिन बुल बेयर में कन्वर्ट हो गया, उस दिन आप देखिए फॉल कैसे आएँगे। तो अब वो दिन कब है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट वो दिन डे डे बाय डे नज़दीक आता जा रहा है कि जहाँ अ टायर्ड बुल विल हिमसेल्फ बिकम अ 2x बेयर। तो वो, क्योंकि अब जो उसका लॉन्ग है वो बेचेगा, प्लस अगर इसके पास हिम्मत है तो शॉर्ट भी करेगा, क्योंकि उसको अपना गया हुआ पैसा भी कमाना है ना। सो दैट इज़ व्हाई एज़ आई से अ टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर। वो दिन से डरिए, वो दिन से डरिए, ड्राई पाउडर में रहिए, ड्राई पाउडर रखेंगे, काम आएगा। ये मैं फिर से काफ़ी दिनों के बाद ये लाइन दोहरा रहा हूँ कि ड्राई पाउडर रखेंगे तो आगे चल के काम आएगा। जी। जब दिल्ली में था मैं, जेएनयू से एक बस चलती थी पूर्वांचल हॉस्टल से आईएसबीटी तक जाती थी। मेरे ख्याल में जी। 618 नंबर था शायद उसका, 618 या 625 ऐसे नंबर था। पूर्वांचल हॉस्टल से डायरेक्ट बस जाती थी। तो जब आप उस बस के इंतजार में खड़े हैं, बस नहीं आएगी, लेकिन आपने कोई दूसरी बस ले ली, चलो तोड़ तोड़ के पहुंच जाएंगे, बैठते ही दूसरी बस आएगी। मतलब टिकट कटा नहीं कि दूसरे आ गई 618। जी। उसको हम लोग उस समय कहते थे मर्फी लॉ। जिस चीज का आप इंतजार करोगे ना, वो नहीं होगा, जैसे आप उसका इरादा बदलोगे तुरंत हो जाएगा। जी। तो वैसे ही मुझे इसमें लगा कि यार ये
ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा तो अपशगुन चाहिए ना हर चीज में। तो इस बार ट्रम्प ने कहा नहीं, ये सेक्टर क्यों चल रहा है, अब मैं बताता हूँ इनको। 2 साल आगे की बात वो आदमी कर रहा है कि 2 साल तक कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद 100%, और उसके अगले साल 200%। और फार्मा बेचारा जो है टॉप बनाने के करीब पहुंच गया। ये मार्फिला मार्केट में भी लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से, जो आप समझ लो कि आज ये चलेगा उसी दिन वो गिरेगा गुरु। ब्रेंट ऑयल में लोगों ने इसको इसको ट्रोल बाजार करना में शुरू ऐसे कर दिया। पता है ब्रेंट इसको ऑयल में ट्रोलिंग चल रही थी कि देखो ये लोग पता जी, नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। अब तो 60 हो जी। गया, कुछ लोग कहते 40-50 तक चला जाएगा। ईरान की इतनी सप्लाई आएगी कि फ्री में बटेगा। कुछ समय बाद तो तेल 1/1 लीटर और फ्री 1 लीटर टाइप का माहौल हो जाएगा। और वहीं से जी। उसने ऐसा पलटी मारी 100 पे पहुंच गया है। तो ये नियम लगता है गुरु मार्केट में। जी, देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपका बायस हट जाएगा, मतलब टू अ ग्रेट डिग्री। 1 आध 2 दिन हम्म, आगे पीछे आप खड़े रह सकते हैं, कहीं आपका स्टॉप लॉस टारगेट हो सकता है, बट अगर आप ढंग से, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप ढंग से बिल्कुल शिद्दत से अगर चार्ट देखेंगे, सारा कुछ बायस हटा के, इसीलिए मैं ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ना मैं न्यूज़ को चेज़ करता ही नहीं हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना मैं कोई बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल जर्नल पढ़ता हूँ, ना मैं कोई कोई इंडस्ट्री न्यूज़ पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस सब कुछ डिस्काउंट करेगा मेरे लिए, तो मुझे खाली उसको ही देखना है। मुझे प्योर रहना है, क्योंकि क्या होता है, फंडामेंटल डेटा हमेशा कई बार बड़े-बड़े टर्निंग पॉइंट पे डेटा हमेशा गलत ही होता है। फंडामेंटल डेटा जब बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही होगी, तो सबको कुछ खराब दिखेगा ही नहीं। हर आदमी खाली लाओ, 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 लाओ सब रोज़ी पिक्चर दिखाता रहेगा, और जब किसी तरह का पैनिक होगा, उस समय सबको नेगेटिव ही दिखता रहेगा, और उस समय बॉटम बन जाएगा। तो शेयर हमेशा जो है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप शेयर बनिए, बकरी मत बनिए। बकरी हमेशा हर्ड में रहती है, आप थोड़ा अलग रह के सोचेंगे, और भले ही आप गलत भी जाएँ। देखिए शेर को भी मार लगती है, बट शेर रहने में, बने रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप 6, 7, 8 बार भी अगर सही चले गए 10 में से, तो आपके अच्छे पैसे बन जाएँगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं। राइट टाइम पे आप ग्रीड एंड फियर के उल्टा करने की कोशिश करें। जब बहुत ज़्यादा पब्लिक ग्रीडी है, तो आपको फियरफुल होना है, बेचने के मौके ढूँढने हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक पैनिक कर रही है, और वहाँ पे आपको लेने के मौके तलाशने। तो उसी एंगल से अभी आप देख लीजिए, क्रूड में जब सबको बेचना था, तो हमको लेना है, और इक्विटी मार्केट में जब सबको लेना था, तो हमको बेचना है। सो दैट इज़ हाउ वी ये बहुत मुश्किल काम है। सीखते-सीखते, पढ़ते-पढ़ते, करते-करते आता है। तो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो पुराने वो स्ट्रगल, 2-4 साल लग जाते हैं आपको इस पूरे मोल्ड में आने के लिए। बट जब आप आ जाते हैं ना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि आप रोज़-रोज़ रिएक्ट नहीं करते। 14 हफ्ते हो गए, हमने व्यू नहीं चेंज किया। क्यों? हम्म, क्योंकि व्यू चेंज करने का कोई कारण ही नहीं आया ना, हमारा स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ। स्टॉप लॉस होगा तो व्यू चेंज करेंगे। स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, तो क्यों व्यू चेंज करें? जिसको व्यू चेंज करना है बिल्कुल। करेगा, हम क्यों करें? हम तो अभी इन द मनी बैठे हैं ना। तो इन द मनी अगर आप बैठे हैं, तो आपको कन्विक्शन से अपना व्यू बना के बैठे रहना है। जब तक आपके साइड जो जो हम मैक्रो टेक्निकल्स, नॉट मैक्रो फंडामेंटल्स, जब हम अपना मैक्रो टेक्निकल्स देखते हैं, हमें लगता है क्रूड तकलीफ में है, डॉलर तकलीफ में है, बॉन्ड यील्ड तकलीफ में है, तो इक्विटी पे व्यू चेंज करने का कारण कोई नहीं बन रहा, और इक्विटी खुद का स्टॉप लॉस नहीं कर पा रहा। तो जब चारों चीज़ों को मिला के जोड़ते हैं, तो समझ में आता है कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या जी। है व्यू चेंज करने की? जब ज़रूरत बनेगी तो कर लेंगे। सो या हम्म, उस पे फिर लोग ट्रोल करते हैं कि आप बेयर हैं, कि आप बुल हैं। अरे हम ही तो आपको आईटी में 3 महीने से बुलिश बोल रहे हैं, क्रूड में बुलिश बोल रहे हैं, और इक्विटी में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से बुल और बेयर हुए? हम क्रूड और आईटी में बुल हैं, और बाकी सब में बेयर हैं। तो बुल और बेयर तो दोनों ही खेल रहे हैं ना हम, इसी पॉडकास्ट पे लास्ट 6 हाँ, महीनों से। फिर भी लोग कैटेगराइज़ कर देते हैं कि तो आप बेयर हैं। क्यों? क्योंकि लोग, उनके सेगमेंट में हम बेयर हैं। इसके लिए उनके लिए हम अरे बेयर हैं। अरे आप लोगों का क्रूड तेज काम है। करो ना तेजी। 3 साल से क्रूड में तेजी बोल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में ती हाँ, 4 साल से तेजी बोल रहे हैं, करेंसी में 4 साल से तेजी बोल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में 4 साल से तेजी बोल रहे हैं। वो नहीं दिख रहा लोगों को। लोगों को खाली ये दिख रहा है कि हाँ, ये 3 साल 2 साल से लोग इक्विटी में नेगेटिव बैठे हैं। तो बाकी चीज़ों में तो पॉज़िटिव भी तो बैठे हुए हैं ना भाई। और दोनों तरफ व्यू चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है ये। दोनों तरफ मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए हैं। मैं क्यों व्यू चेंज करूँ? ये लोगों को जी। समझना ज़रूर है। अरे जी। लोगों का काम भाई, वो कुछ तो कहेंगे यार, उनको भी तो कुछ काम चाहिए ही नहीं हाँ। चाहिए। अरे नहीं, नहीं, ये तो आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे हमारी चमड़ी 20 साल में एकदम मोटी हो चुकी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी वो हमको नहीं गाली सुनो, देंगे, उतना हम खुश हैं। हमें मालूम है कि हम जितना हमको गाली पड़ती है, उतना हमको और क्लियर हो जाता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है? वो तो जितनी ट्रोलिंग ठीक है। होगी, उतना समझ लीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। ठीक ट्रोलर है? भी कुछ दिन में पलट के दूसरी तरफ हो जाते हैं। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा मुझसे, मुझे बड़ा मजेदार डायलॉग लगा कि किसी ने कहा मुझसे कि मैंने उससे ये कहा एक्चुअली कि यार देखो मार्केट में जो व्यू हमने एक बार क्रूड में दिया था, एक्चुअली कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था,
जी, करेंसी पे। तो वो एक प्रोफेसर हैं आईएसबी के, उन्होंने कहा कि यार आपने क्रूड के बारे में जो बात कही थी वो देखो एकदम सही हुई कि पहले इतना ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और $100 पे आ गया क्रूड की बात सही हो गई। तो जी, उसी का ज़िक्र लेकर के मैं किसी से कल प्रेस क्लब मुंबई की वोटिंग चल रही थी, तो मैं उसमें मतदान करने गया था। तो वहाँ बहुत जी। सारे लोग आए थे, तो मैं किसी से बोला मैंने कि यार मार्केट में ऐसे बार-बार व्यू नहीं बदलना चाहिए, एक बार बना लो तो बना लो, क्योंकि आपने व्यू ठीक से बनाया। उसने कहा नहीं, मार्केट में गिरगिट होना चाहिए। तो मैंने कहा गुरु गिरगिट होने का मतलब क्या है? दिन में 6 बार अपना व्यू बदलोगे क्या तुम? तो बोला हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, ट्रेडर ऐसे ही। इसलिए मुझे वो बात याद आई कि ट्रोलर ना बार-बार व्यू बदलते रहते हैं, हर घंटे में नया व्यू। हाँ, सभी का डेटा दिखा दो कि जितने लोग रोज-रोज गिरगिट भर के इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एफ-एन-ओ में ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म 1 मंथ है। जब आप अगर ऑप्शन कर रहे हैं जब आप ऑप्शन कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म जो है 1 मंथ हो जाता है। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म 1 मंथ है, तो भाई हुँ, साहब फिर वो आप उस गणित में आ गए 4 साल से 93% पीपल आर लूजिंग मनी। और सबसे फाइनल पॉइंट क्या है? दोज़ हू आर लूजिंग अराउंड 28 टू 30% मोर एज़ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट एंड दोज़ हू आर मेकिंग मनी आर over and above what they are making money, they are paying 15 to 50% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ब्रॉडली आप सिंपली इसको ये असाइन कर सकते हैं कि चाहे तेजी करिए चाहे मंदी करिए, चाहे पैसा बन रहा है कि चाहे पैसा नहीं बन रहा है, 30% आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, आइदर ऑफ योर लॉस और ऑफ योर प्रॉफिट। तो जो लोग रोज रोज गिरगिट बदल के ट्रेड करते हैं ना, जो मैं हमेशा मना करता हूं, से नो टू इंट्राडे, से नो टू ड्रग्स। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ड्रग है, वो ड्रग का ही काम करती है, ठीक है? तो वो ना करें क्योंकि पैसा भी नहीं बनेगा और 30% ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जाएगी और अगर पैसा बन भी गया तो भी 30% ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जाएगी। तो ये हुँ, रोज़-रोज़ ट्रेड करके पैसा नहीं बनता। अगर आप ये 12 हफ्ते से 13 हफ्ते से लॉन्ग शॉट कर रहे होते, मुझे नहीं लगता किसी का पैसा बना है इसमें। लेकिन आपकी जी, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जाती रही है और अगर आप हर ट्रेड में 30 पैसा भी गँवा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 13-14 हफ्ते में आपने 30 पैसे के हिसाब से आपने कम से कम 400-500 पॉइंट निफ्टी के गँवा दिए। जो कि जी। काफ़ी बड़ा पैसा होता है, एक देवेंद्र, कॉन्ट्रैक्ट पे। जी, अब जो चार्ट हमने स्क्रीन पे लगाया है, मेरे हिसाब से ये सबसे खतरनाक चार्ट है, जो हमने अब तक देखे हैं। चार्ट आप बताओगे, जी, लेकिन जो यूएस का 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.68 पे चल रही है, 30 साल वाली जी, काफ़ी ऊपर चलेगी, 5 से काफ़ी ऊपर चल रही है। जी, ये चार्ट मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस चार्ट है, क्योंकि जो फंडामेंटली यूएस में चल रहा है, उसमें सरकार वहाँ की या वहाँ का फेडरल रिज़र्व ट्रैप है। ये मैं बहुत बड़ी बात अंडरलाइन करके, रेखांकित करके बोल रहा हूँ, कि अगर आप रेट बढ़ाते हैं, जो कि आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और अगर आप नहीं बढ़ाते हैं, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में धीरे-धीरे फँसेंगे। आप केवल टाल सकते हैं उसको, रोक नहीं सकते, क्योंकि डेट बहुत क्रिएट हो गया है और ये इस चार्ट में साफ दिख रहा है। ये फंडामेंटल थ्योरी है, लेकिन अब आप बताओ चार्ट में, मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस चार्ट है ये। नहीं, बिल्कुल, सबसे डेंजरस चार्ट है तभी तो उसको लेके आए हैं। बिल्कुल सबसे डेंजरस चार्ट है ये और यहाँ आप की टेकअवेज़ ये हैं कि देखिए अगर आप देखें अप्रैल-मई 24 और उसके बाद जैन 25 2 बार ये 475 से पलटा था। उसके हुँ, पहले इसका 52 वीक हाई ले लें या 5 साल का हाई ले लें, वो था आपका 5 के आसपास 5.02। तो हुँ, 475 और 5 ये 2 बड़े दायरे हैं। 475 से 2 बार पलटा है। डेफिनिटली कुछ ना कुछ इंटरवेंशन रहा है उन एरियाज़ के आसपास, तो 475 तो मुझे लगता है फेड भी उसको बहुत क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि 5 के बियॉन्ड का ब्रेकआउट वो भी नहीं हैंडल कर पाएँगे। तो दे आर ट्राइंग टू टेम इट एट 475 ओनली। तो उसके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे दोबारा आ गया है। 2 बार वहाँ से विफल हुआ, लेकिन दोनों बार बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं। तो अब जब थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं 475 निकल गया, तो इसके बाद बचा क्या आपके पास? खाली 5 वाला दायरा है, उसके बाद तो आपका क्लियर कट ब्रेकआउट है। फिर ये किसी के सँभाले नहीं सँभलेगा। सो आई थिंक यहाँ नेक्स्ट फोर्टनाइट बहुत क्रूशियल है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 52 वीक हाईएस्ट क्लोज़ है, अगर आप क्लोजिंग ओनली बेसिस पे वीकली क्लोजिंग ओनली बेसिस पे देखेंगे, सो दिस इज़ द हाईएस्ट 52 वीक क्लोज़। तो आई थिंक इसके पहले जैन 25 में ये लेवल रहे थे 460 वाले, उसके ऊपर हुँ, इसने बंद कर दिया है। 465 का लेवल जो था, वो जैन 75 में था, उसके ऊपर अब ये डिसाइसिवली बंद हो गया है और बाउंड यील्ड के लिए वो 2 पैसा भी बहुत होता है। मतलब वो 4.65 और 4.70 बहुत हो गया है। तो आई थिंक वो क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ दिख रहा है। 18 महीने के करीब हाई यहाँ 15-18 महीने के हाई यहाँ बन चुके हैं 18 महीने के और विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ 475 जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। उसके बियॉन्ड इसको रुकना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। तो अगला हफ्ता आप देखिए बड़ा क्रूशियल होने वाला है मेरे हिसाब से।
अगला हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, जहां मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत की जाएगी कि जहां 475 को डिफेंड किया जाएगा यूएस में। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है एक पेंडोरास बॉक्स जिसको बोलते हैं ना, वो खुलेगा और बहुत तकलीफें देके जाएगा। बॉन्ड मार्केट का गिरना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और बॉन्ड प्राइसेस का गिरना यूएस के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होगा। तो आई थिंक बहुत अलर्ट रहने वाला टाइम है। चाह के भी ये कूल ऑफ नहीं हो रहा है। हमें भी लगा कि चलो 450 से लास्ट टाइम जब गिरा तो हमें लगा चलो कूल ऑफ हुआ, हम व्यू पलटेंगे, लेकिन नहीं साहब। तुरंत तुरंत इसने मुँह निकाला वापस अगले हफ्ते में और ये खड़ा हो गया वापस। तो यहाँ बिल्कुल अलर्ट रहिए। राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स लॉन्ग रन में आपको हर्ट करने ही वाली हैं। अभी फिलहाल नहीं कर रही हैं, बाजार किसी कारण से टिका हुआ है तो लोगों को लगता है कि कभी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सही करवट बैठेगा और लोगों के समझ में आएगा कि अब ये गाड़ी, जैसे मैंने बोला ना कि गाड़ी अब ये हाथ से निकल गई है, तो वहीं पे बात वही आएगी कि जब बुल्स थक जाएँगे, यूएस में भी एक बड़े से पोर्टफोलियो में, एक 50 स्टॉक के पोर्टफोलियो में वहाँ पे भी कोई खास पैसा बन नहीं रहा है, लास्ट 12-18 महीने से। वो 4-5 नाम भागे जा रहे हैं, इसलिए आपको डाउ, नैस्डैक सब ऊपर दिखता है। बट आप एक वहाँ की भी ब्रेथ खराब है और वहाँ पे भी अगर आप 50 स्टॉक का एक ढंग का एक पोर्टफोलियो लेते हैं, जिसमें जी। 5-6 सेक्टर्स या 6 सेक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पे भी पैसे बन नहीं रहे हैं, लास्ट 12-18 महीने से। तो बुल्स वहाँ पे भी थके हुए हैं। टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर और ये चार्ट वही दर्शा रहा है कि बुल्स की कमर अगर टूटनी है, तो यहाँ कुछ एक नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव जो है ना, साढ़े 4.75 और 5 के ऊपर गया बॉन्ड यील्ड यूएस का, हुँ। वो वो चिंगारी हो सकती है, जो फिर आपको तकलीफ देके जाएगी ग्लोबल मार्केट्स को। जी, तो इसलिए मैं ये चार्ट दिखाया आज। मैंने इसको इसलिए आज नहीं, दिखाया लाके। बहुत ही खतरनाक चार्ट है ये और ये फंडामेंटली बहुत ही खतरनाक है, इसलिए लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मार्केट की जो तस्वीर बन रही है, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है, ये बात तो कह सकते हैं। क्रूड हो, चाहे अपनी करेंसी हो, बॉन्ड यील्ड हो, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सा है, तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले हफ्ते और उन सब में भर-भर के रिज़ल्ट आ रहे हैं आजकल। खूब सारे रिज़ल्ट्स जी, आ रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें पैन आउट होती हुई दिख रही हैं। अभी मॉनसून का भी बड़ा मामला डगमग-डगमग चल रहा है और 15 अगस्त के आस-पास उसका फुल असेसमेंट होगा कि मॉनसून ठीक रहा कि नहीं ठीक रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं, तो ट्रेडरों को बहुत ही सावधानी और ध्यान के साथ काम करना चाहिए और डिस्क्लोज़र ये है कि कोई भी बात जो यहाँ की गई, चाहे स्टॉक की, चाहे इंडेक्स की, उसमें लॉन्ग, शॉर्ट या होल्ड आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने एडवाइज़र से पूछ करिएगा। यहाँ पे सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बताया गया, डिस्क्लेमर भी हमने आपको दिखा दिया है। तो सरवेन जी, थैंक यू सो मच और अगले हफ्ते जी। देखते हैं। अब आपने जो एक तो 15 दिन वाला जो अल्टीमेटम दिया ना फार्मा के लिए, मैं तो सोच रहा था उसी को थंबनेल बना दूंगा कि फार्मा में टॉप बन गया, लेकिन आपने 15 दिन का टाइम ले लिया है, तो वो इस हफ्ते तो नहीं बन पाएगा। बहुत नीरज जी यही रहा कि अब मुझे कोई ऐसा सेक्टर नहीं दिख रहा, मतलब इनकी वेटेजेस तो पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप निफ्टी को पूरा हिला दें, बट ये था हम्म। कि ये कम से कम सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट, 2-3 सेक्टर चले तो सेंटीमेंट अच्छा रहता है और चीजें संभलती हैं। इनके कभी वेटेज उतने रहे नहीं। हाई हैवी वेट में क्या है, आपके फाइनेंशियल्स, आपका आईटी, ठीक है, ये मेटल्स, तो ये थोड़ा ज़्यादा हेवीवेट सेक्टर है निफ्टी के 3-4। तो आई थिंक उन उन बेसिस में ये सारों के उतने वेट नहीं थे। बट प्योरली सेंटिमेंटल वाइज़ 2-3 सेक्टर हमें लगे थे कि और एटीएच के ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो उनको हमने फ्लैग आउट किया और हमने कहा कि इनको हम देख रहे हैं। फिर हमने लास्ट वीक में हमने निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप वाला 400 भी देखा था कि उसको भी हमने फ्लैग किया था कि चलिए एटीएच का ब्रेकआउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं बुल्स को, चलिए भगाइए इसको। अरे लेकिन 5 हफ्ते हो गए आप भगा ही नहीं पा रहे हैं गाड़ी। तो फिर क्या है आपकी गाड़ी, फिर मतलब आपकी गाड़ी मिसफायर कर रही है। आपका फर्जी ब्रेकआउट है, फुस्की बम है, जो भी आप बोलना चाहें। तो आई थिंक सब कुछ देख के लास्ट 4-5 हफ्तों का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इन ब्रेकआउट्स में फॉलो थ्रूज़ कहीं नहीं है और अब ब्रेकडाउन्स दिखना शुरू हो गए हैं सीक्वेंशियली एक सेक्टर में। स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल्स दिस वीक, इट्स अ वेरी बेरिश क्लोज़। तो देखते हैं, आई थिंक 23,800 भी टूट गया है। तो करेक्ट। अगर वीकेंड में कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं आया, तो फॉलो थ्रू नेक्स्ट वीक में मुझे नीचे का ही लगता है। आई थिंक मंथली एक्सपायरी भी है, तो प्रेशर रहेगा पहले 2-3 दिनों में मार्केट में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है और जी। बेयर्स का कंट्रोल तो दिख रहा है मार्केट में, उसको कोई डाउट नहीं है। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर देखेंगे क्या इस तरह मार्केट बनता है। थैंक यू सो मच।